कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे और एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का यानी कि सभी चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, लाइक बोर्ड एग्जाम हो गया या स्कूल टेस्ट हो गया, तो बोर्ड एग्जाम में जो है मेनली रूप से ये आसानी से आप एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा सकता है ये वीडियो आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हर क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियो और लाइक ऐसे और भी हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं का पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है साइड में 24A2 A1 जो ऐसा करके लिखा रहता है, इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के एग्जाम में, प्रथम पाली के एग्जाम में और एक सेट में, यानी कि ए जो सेट होता है क्लास 10th का, ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये ए सेट में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर इस वीडियो में मैं ज़्यादा लाइक लंबा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ। मैं सोचूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी सारा वीडियो लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर अप हो जाए सारे सब चैप्टर का। तो इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड डायरेक्ट इसका मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है। वो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 64/81 का अंडर रूट प्लस 16/9 का अंडर रूट क्या है। ये परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है या प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन भी 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन भी 2024 के ए सेट में प्रथम पाली में पूछा गया है। तो ये इसका पूछा गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय होता है। यह हमेशा से मतलब याद रखिएगा कि किसी भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15, यानी रूट 10 और रूट 15 का गुणनफल क्या होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों का दोनों जो है अपरिमेय संख्या है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय संख्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है यदि 156 को 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर y इंटू 13 पे पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2024 के एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इसका सॉल्यूशन आप साइड में देख सकते हैं कैसे क्या होगा जो। ठीक है, इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आप लोगों को अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है 0.3 का रेकरिंग प्लस 0.4 का रेकरिंग का सरल रूप क्या होगा। 0.3 का रेकरिंग हो गया, इट मीन्स कि 3/9। ये जो लाइन होता है इसमें से, जैसे अगर 0.3 लिखाता है तो 0.3 को हम लोग लिखते हैं 3/10। ये जो लाइन ऊपर से खींचा जाता है तो इसमें से एक माइनस हो जाता है तो 3/9 हो गया, प्लस 4/9 यानी कि 7/9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/9, 7/9। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अच्छा, सातवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6q प्लस 1, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल हो जाएगा 1250। जैसा कि आप लोग को पता है मौसा इंटू लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। मौसा इंटू लसा
बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 गुने 50 बराबर 1250। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है? वो होता है 1। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है 1। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा? a का मान हो जाएगा 1679। यहाँ पे देखा गया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, b का मान दिया है, q का मान दिया, r का मान दिया है। इसको गुना करके जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 1679। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 माइनस 2x पे पावर 3 माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा? पूछा यहाँ पे कि भागफल का घात क्या होगा। तो भागफल का घात जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स पे पावर 4 है, तो 2 है, तो 4 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि जो पहला घात होगा वो 2 होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स क्या होगा? इसमें भी भाग के लिए पूछा गया है, उसका घात पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एक्स पे पावर 4 है, तो यहाँ पे भी सेम आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 140 बराबर 2x इंटू 5y प्लस 7z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा? 2 का जैसे कि यहाँ पे गुणनखंड कर दिया है, अभाज्य गुणनखंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई माइनस जेड करेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 0.57 पेरेक्विन का सरलतम रूप क्या होगा? इसका सरलतम रूप हो जाएगा यानी 57/99, इट मीन्स कि 19/33। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को बताया कि 2 डिजिट होता है तो दोनों, अगर एक डिजिट है तो एक 9, सीधा सीधे। जैसे अगर 2 डिजिट है तो ऐसे 0.57 रहता है जिसको हम लोग 100 लिखते, तो ऊपर रेटिंग दिया गया तो एक माइनस हो जाएगा तो 99 हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं का मौसा इंटू लसा, तो 15 गुना 105, नीचे एक संख्या दी गई है तो 5 डिवाइड करके टोटल आ गया आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा 315, 315। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 0.375 के पी बटा क्यू के रूप में क्यू का रूप क्या होगा? 0.375 दिया गया है और पूछा गया है कि पी बटा क्यू के रूप में अगर इसको मैं व्यक्त करूं तो इसका क्यू का रूप क्या होगा? तो क्यू का रूप होगा 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 0, क्योंकि 5 पे पावर 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा और उसके बाद फिर 2 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, यानी कि नीचे का मान क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है। 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 0। ठीक है। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसी संख्या होती है? एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो उसका संख्या का गुणनफल क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि दो अपरिमेय होता है तो अपरिमेय संख्या गुणनफल होगा, परिमेय होगा तो परिमेय का गुणनफल होगा। परिमेय का गुणनफल भी परिमेय ही होगा, लेकिन अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय ही होगा। लेकिन एक परिमेय और अपरिमेय को गुणनफल कर निकालना होगा तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या है? तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग को पता चलता है, जैसे 6 प्लस 5 रूट 5 इसको लिख दिया 125 को, माइनस ये 3 प्लस रूट 5 हो गया, प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 हो गया, तो 5 रूट 5 4 रूट 5 इनमें से माइनस हो गया और एक यहाँ पे माइनस रूट 5 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा कट गया। तो 6 माइनस 3 प्लस 1, तो 6 एक 7, 7 में से 3 गया 4, ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक समपूर्णांक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2q। ठीक है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर b का मान दिया गया है, q का मान दिया गया, r का मान दिया गया, तो a का मान क्या होगा? मतलब सीधा सीधे वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1365, 1365। ठीक है।
अब दूसरा जो चैप्टर हमारा है वो है बहुपद। बहुपद मतलब कि बहुत सारे पद मिलकर के एक लाइक व्यापक रूप जो उसका होगा, जैसे द्विघात बहुपद हो गया। बहुपद मतलब बहुत सारे पद मिलकर के एक जो पद बनाते हैं उसे बहुपद कहा जाता है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है दो होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है जो कि याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे सी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरे चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या होती है एक। जैसा कि आप लोग यहाँ पे हर क्वेश्चन में देखेंगे ना कि हर क्वेश्चन पे ये लगा हुआ है। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया 2021 के दूसरी पाली में पूछा गया है। पेपर जो दिया गया है इसमें हर क्वेश्चन में ये लिखा होगा। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो 100% है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। और ये शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वीडियो को अगर आपने सही से चेक कर लिया और अगर आपने सही से पढ़ा होगा पूरे साल, तो आप एक अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का एक योग पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो यहाँ पे b का मान -11 है और a का मान 6 है। तो -11 माइनस b बाई ए होता है, यानी 11/6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। वो होगा -1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 3। ठीक है, क्योंकि माइनस बी बटा ए होता है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो टोटल मान हो जाएगा 3। पांचवा क्वेश्चन है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या होगा। वो होगा -1। 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या होगा, -1। छठा क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15। करेक्ट आंसर हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15, क्योंकि इसका जो द्विघात बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन है, यदि px बराबर qx इंटू जी एक्स और px का घात 6 है और gx का घात 2 हो तो px बटा gx का घात क्या होगा। उसका घात क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया गया है और यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6/2, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे क्योंकि x पे पावर 6 है, x पे पावर 2 है। ये ऊपर जाने के बाद x पे पावर 6 माइनस 2 हो जाएगा, यानी बेस सेम रहने से पावर माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाता है, डिवाइड करते हैं तो माइनस हो जाता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड में से इसका जो पावर है वो माइनस हो गया, तो इतने की इसका जो घात होगा वो 4 होगा। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है। वो होगा 2। करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 5y² यानी 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग पूछा गया है, इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। इसका करेक्ट मान हो जाएगा 14/5। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² माइनस 11 का शून्य क्या होगा। √11 प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। वो होगा -3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -3। ठीक है,
12 नंबर क्वेश्चन है कि बाई स्क्वायर इंटू वन वन बाई बाई एक बटा बाई प्लस 3, इसका जो वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा गया है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आता है, यानी कि बाई स्क्वायर जो है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो करेक्ट मान हो जाएगा बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5। इसमें पूछा गया, बहुपद दिया गया है और इस द्विघात बहुपद में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा शून्यकों का गुणनफल -5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x² + 4x - 5। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनगिनत। शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी अनगिनत। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 दिया गया है तो k का मान क्या होगा। सीधा सीधी है, जब शून्यकों का योग 6 है, यहाँ पे हम लोग को पता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग का मान k का मान हो जाएगा, शून्यकों का योग यानी कि 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर k का मान। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल्यों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल, गुणनफल होता है c/a। c/a का मतलब हो गया, c हो गया 1, a हो गया 4, 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद qx = x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2 होती है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अल्फा बीटा 2 होता है, यानी कि 2 शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px = x², अच्छा x² यहाँ बीच में क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया है, x² - 2x + 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मान हो जाएगा 5, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इट मीन्स कि -b/a, -b/a का वैल्यू पुट करने पे आएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 4। ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरे चैप्टर पे। तो तीसरा चैप्टर हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक होता है एक चर वाले, एक होता है बी चर, मतलब दो चर वाले। ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ मैंने फॉर्मूला भी लिखा है। यहाँ पे लिखा है a1/a2 दैट्स नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसकी रेखा कैसी होती है वो यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है। जो अगर दोनों बराबर हो तो रेखा कैसी होती है, अगर दोनों में से एक बराबर नहीं हो तो कैसी होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप लोग। ठीक है। चलिए तो चलते हैं तीसरे चैप्टर के पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है समीकरण निकाल, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग को मन नहीं लगेगा। क्योंकि मैं इसमें सोच रहा हूँ कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर अप हो जाए, एक बार ध्यान में आ जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ये है, इसका राइट आंसर ये होगा, ताकि अगर क्वेश्चन अगर गलती से भी अगर आ गया बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके आप उसका सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। तो दो सरल रेखाएं हैं जो क्या होगी। यहाँ पे दिया गया है कि दो सरल रेखाएं हैं जिसका कि समीकरण निकाय ये है, सेम है। तो इसका जो सरल रेखाएं होंगी जो समांतर होगी।
यानी कि तीनों का तीनों अगर बराबर होगा तो उसकी रेखाएं जो होगी वो समांतर होगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है? तो उनकी द्वारा निरूपित रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी या संपाती। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। समुच्चय में कितने हल होंगे? तो इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है? तो रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल क्या होंगे? इसके जो करेक्ट हल होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा x बराबर 2 y बराबर 3। कैसे होगा? यहाँ पे साइड में सॉल्यूशन भी दिया गया है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यदि 3x माइनस 5 बराबर 0, 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान क्या होंगे? तो x और y का मान हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। क्या आप लोग को पता है कि अगर x का मान यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0। और यहाँ पे y का मान अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 इंटू 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा कि 9x प्लस 15y, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है। अब चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा? एक रैखिक समीकरण का घात जो होगा वो होगा 8। ऑलरेडी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया। यह 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 है, तो इसका जो निकाय होगा वो क्या होगा? इसका निकाय होगा असंगत। इसका निकाय होगा असंगत। ठीक है। नौवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8 तथा 6x माइनस ky बराबर 16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ठीक है। डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इस फॉर्मूला पे बिठा करके इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा? दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी है, तो रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वो उसका जो हल होगा युग्म का वो सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक हल। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा? रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा है तो इसका कोई हल होगा ही नहीं। और ये जो क्वेश्चन है देख रहे हैं आप कितना बार पूछा गया है, 2019 में, 22 में सेकेंड सिटिंग में मतलब पूछा गया है, यानी कि पेपर सेट नंबर ए में भी, सेट नंबर सी में भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k के कोई हल न हो तो k का मान क्या होगा?
तो इसका होगा कोई हल ना हो तो k डज नॉट इक्वल टू 10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। तो इसका अधिकतम हल संभव है अनगिनत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनगिनत। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का कितना हल होगा। यानी कि दो समीकरण दिया गया है, पूछा गया है कि इसका कितना हल होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि 2 इक्वल टू 3, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होगी। वो होगी समांतर। असंगत है मतलब समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24, इसका कितना हल होगा। और इसका हल होगा तो x और y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x और y का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो x और y का मान आप लोगों ने पढ़ा होगा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, 4-5 विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो किसी भी विधि से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर द सॉल्यूशन x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के कितने अनगिनत हल होंगे। तो कितने अनगिनत हल होंगे तो वो होगा -8। k का जो वैल्यू होगा, मतलब जो पूछा गया है यहाँ पे कि k के किस मान के लिए, यहाँ पे समीकरण दिया गया है 2 और यहाँ पे बोला गया है कि k का मान निकालिए जो उसका की अनगिनत हल होना चाहिए। k का क्या ऐसा मान रखे तो यहाँ पे लिखा गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ऐसे कर करके इसका जो फाइनल सॉल्यूशन के बाद आंसर निकाला गया है वो है k इज इक्वल टू -8। यानी k का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा -8, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी 2020 और 2022 दोनों में पूछा गया है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो इसका जो हल संभव है वो है वास्तविक एवं अद्वितीय। ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी 19 नंबर क्वेश्चन हो गया वास्तविक में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं अद्वितीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, और 20 नंबर को जो क्वेश्चन है हमारा है वो है समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7। इसमें अचर जो मान दिया गया है ए कि किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का जो फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा a इज नॉट इक्वल टू -10/3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कुछ है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात मतलब दो घात होना चाहिए। विवेचक इसका होता है डी, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर अगर 0 होगा तो इसका मूल वास्तविक समान होगा। डी अगर ज़्यादा मतलब डी बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक असमान होगा। अगर डी से लाइक डी छोटा होगा 0 बड़ा होगा तो मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप लोगों ने नोट किया। अब चलते हैं चौथे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यानी डी निकाल करके बोला गया है, डी का मान 0 आ रहा है, इसका जो मूल होगा वो होगा वास्तविक और बराबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। इसमें बोला गया अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो
और दोनों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का अनुपात हो जाएगा 2:3 यानी 2:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल दे दिया यानी अल्फा का वैल्यू दे दिया, तो बीटा का वैल्यू निकालने बोला है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे -b/a होता ही है। तो आफ्टर द सॉल्यूशन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें x के कितने मान होंगे और x का क्या मान होगा। यानी कि अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो इसका मान निकालने के लिए मुझे एक नए फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, जो कि है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। ये इसका सही फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। c का मान होगा b²/4। अगर मूल बराबर हो तो b²/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। c इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी b²/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल होगा c/a यानी कि 1/4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल जो है वास्तविक और समान हो तो k का जो मान है वो क्या होगा। यहाँ पे k का मान पूछा है तो पहले d बराबर निकाल देंगे, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है। तो b² माइनस 4ac करके b के जगह पे 6 के मान रख देंगे, उसके बाद k का मान आ जाएगा। k का मान आ जाता है आफ्टर द सॉल्यूशन 2 या -2। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में इसका आंसर होगा, क्योंकि अंडर रूट यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। अंडर रूट के बाद जो भी वैल्यू निकलता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, चलिए तो आठवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a। ठीक है, आप लोग ये ध्यान से निकाल दीजिए कि एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि अभी बच्चा जो है 10th का एग्जाम दे रहा है, पूरी जिंदगी यानी लाइफ की पहली सीढ़ी चढ़ रहा है, तो वो कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। वो शॉर्ट और क्रिस्प क्वेश्चन पूछता है कि जितना इजी से इजी क्वेश्चन पूछ सके। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा और हार्ड क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में आप लोग नर्वस हो जाते हैं। आप लोग को लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए कोई RD शर्मा बना रहा है, कोई RS अग्रवाल बना रहा है। यहाँ पे जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ NCERT का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बेफिक्र होकर के, टेंशन फ्री होकर के आप एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग ये सोचिए नहीं कि कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। एक बार आप सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, आपका बेड़ा पार है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -b/a। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन द्विघात समीकरण नहीं पूछा है और कौन है, तो यहाँ पे तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे √2x है प्लस 3 का स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर पूछा है। तो x² यहाँ भी होगा, x² यहाँ भी होगा, तो x तो कट जाएगा। तो कट जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x² है और ये भी 2x² है, तो 2x² तो कट ही जाएगा। तो द्विघात समीकरण के लिए मुझे चाहिए x के ऊपर घात 2 होना चाहिए, तो 2 तो घात होगा नहीं, क्योंकि 2x² कट गया, तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो ऐसे कहाँ से बनेगा, फिर तो अचर अचर का मान आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। और ये कैसे आया, ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर मतलब होता है डी, विवेचक। विवेचक क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखने के बाद जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो c इज इक्वल टू क्या आंसर होगा। c इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर बाई 4ab। इसके पहले भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ए स्क्वायर बाई 4ab लाइक ए स्क्वायर बटा 4b, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। a प्लस बी का मान होगा -3/2। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -3/2। माइनस बी बटा ए होता है इसका मूल, तो -3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा -b बटा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 बटा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो। तो शून्य से बड़ा हो तो अब शुरुआत में ही मैंने बताया था इस चैप्टर के शुरू में ही कि अगर 0 से बड़ा हो तो इसका जो दोनों मूल होगा वो वास्तविक और भिन्न होगा, रियल होगा और भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विवेचक का मान क्या होगा। यानी विवेचक पूछा है, डी पूछा है, डी का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक तथा असमान। ठीक है। 19 नंबर होगा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो वो है x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बिकॉज पता है कि ये कैलकुलेट करने के बाद एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटने के बाद इसका जो होगा रैखिक समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण तो होगा नहीं। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9। ठीक है। अब चलते हैं पांचवा चैप्टर जो हमारा है वह है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ए एन बराबर क्या होगा। ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर यानी कि सम पूछ देता है तो सम में होगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबका ए बराबर क्या होता है, ए को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, डी को बोलते हैं सार्वंतर, एन बराबर होता है पदों की संख्या और ए एन होता है अंतिम पद। ए एन मतलब पूछ देता है कि शब्द का अंतिम पद क्या होगा, या 10वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, ये होता है अंतिम पद ए एन। ठीक है। तो चलिए चलते हैं पांचवें चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 है तो इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर मतलब होता है कि दूसरा में से पहला को माइनस किया जाए। दूसरा जो वर्ड है, दूसरा जो संख्या है उसमें से पहले संख्या को माइनस किया जाए। तो माइनस करने के बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यदि x प्लस 2 3 और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। यानी कि x का मान पूछा है तो x के मान के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सारवंतर निकालना पड़ेगा। और सारवंतर क्या होता है कि b माइनस ए करोगे और c माइनस बी करोगे, यानी कि दूसरे संख्या में पहली संख्या को और तीसरी संख्या में दूसरी संख्या को घटाओगे तो दोनों का मान जो होगा वो इक्वल होगा। तो दोनों का मान यहाँ पे किया गया है कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाया, तो 3x माइनस एक्स प्लस 2, और तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया गया, दोनों को इक्वल करके x का वैल्यू निकाला गया।
तो x का वैल्यू जो आफ्टर द कैलकुलेशन आया वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। योगफल पूछा है, तो जहां भी योगफल पूछे वहां पे SN फॉर्मूला का यूज होगा। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सारे वैल्यू को पुट करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि -50। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 इसका 12वां पद क्या होगा, यानी an पूछा है। इसका जो 12वां पद होगा वो क्या होगा, इसका 12वां पद होगा -41। ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया है, n हो गया 12, तो 12 में से 1 जाएगा यानी n माइनस 1 11 डी। a का मान और d का मान रख दिया तो 14 माइनस 55 इज इक्वल टू -45। ठीक है, -41 सॉरी, -41 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 0 4 8 12 इसका सारवंतर क्या होगा। इसका सारवंतर होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। यहाँ भी योगफल पूछा है, एसन फॉर्मूला का यूज करके सारे वैल्यू को पुट करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 245। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 14 9 4 1 6 दिया गया है, इसका nवां पद क्या होगा। यहाँ पे n का वैल्यू पूछ दिया, यहाँ पे n का वैल्यू पूछ दिया, तो n का वैल्यू जो आएगा, जैसे an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू मुझे पता है, d पता है, तो a का वैल्यू 14 रख दिया, d का वैल्यू -5 आ गया, क्योंकि 9 में से 14 जाएगा -5 होगा, तो 14 माइनस 5 इन प्लस 5 हो गया, तो 14 और 5 कितना हो गया 19, 19 माइनस 5 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 माइनस 5 यानी कि 19 माइनस 5 है। ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी 25 20 15 इसका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। इसका जो कौन सा पद है वो प्रथम ऋणात्मक पद होगा, यानी कि इसके बाद जो जाएगा, यानी कि माइनस में कौन सा पहला पद आएगा, वो होगा 7वां पद। जैसे 25 के बाद 20 हुआ, 5 5 माइनस करते गए हैं, 25 के बाद 20 हुआ, 20 में से 15 गया, 15 में से 5 गया 10, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 0 में से 5 जाएगा -5। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां पद है। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि समांतर श्रेणी जो दिया गया, इसमें कुछ नंबर्स दिए गए, इसका सारवंतर क्या होगा। इसमें डी निकालने के लिए बोला गया है, तो डी में होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस करने के बाद इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1/2। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 माइनस 5n तो a7 बराबर क्या होगा, यानी n बराबर 7 दिया गया है, तो 9 माइनस 7 बचे 35, 9 माइनस 35 करने के बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -26। ठीक है, डन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है तथा nवां पद an तो a17 माइनस a13 का वैल्यू क्या होगा। a17 माइनस a13 का वैल्यू क्या होगा, n बराबर 17 दे दिया, एक में n बराबर 13 रखना है, d दिया गया है, तो सीधा सीधी इसका वैल्यू निकाल लेना है। इसमें माइनस करने के बाद a प्लस 16d माइनस a माइनस 12d, दोनों को माइनस करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है -8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा। 12वां पद होगा 38, यानी कि इसमें वैल्यू पुट कर दिया, ए पता है, डी पता है, एन पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पूछा गया है कि समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं है। यहाँ पे 6 का गैप हो रहा है, यहाँ पे ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d कुछ कुछ बढ़ एक एक बढ़ रहा है सब में। यहाँ पे √2 है तो यहाँ 2√2 हो जाएगा, यहाँ 3√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके यहाँ पे सारा बढ़ते जा रहा है, 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 0.3 है तो 0.33 हो जा रहा है।
इसको माइनस करने के बाद जो है 0.33, मतलब बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है, गैप हो रहा है, कभी 10 बढ़ रहा है तो कभी 100 बढ़ रहा है तो कभी 1000 बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है, मतलब एक अलग अलग डिफरेंट जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहा है इसमें। यहाँ 1/2, 1/3, 1/6 ऐसे करके है। यहाँ भी एक सीक्वेंस में डी का मान आ रहा है माइनस करने के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी 0.3, 0.33, 0.333। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा एपी, जो कुछ वैल्यू दिया गया उसका सारवंतर क्या होगा, डी। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कर देगा तो 10 - 4 हो जाएगा, इक्वल टू 6 हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन है एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो, तब एपी के 3 पद क्या होंगे। एपी के 3 पद का मान पूछा है, 3 पद का मान निकल जाएगा। ए पता है, डी पता है, तो 3 पद का मान पता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर बी 258 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सारवंतर क्या होगा। इसका सारवंतर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद दे दिया है, इसका सारवंतर, और तो इसका 20वां पद पूछ रहा है। छठा पद बोला है कि 13 है और 12वां पद 25 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा। तो छठा पद का मान रख करके उसके बाद 12वां पद का मान रख करके दोनों समीकरण से करने के बाद दोनों समीकरण निकाल करके दोनों समीकरण को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद डी बराबर मान आ गया, डी का मान 2, उसके बाद डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखने के बाद ए का मान आ गया, ए का मान आ गया, उसके बाद फिर डायरेक्ट इसका 20वां पद निकाल दिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे डी का मान रखा तो ए का मान आ गया, इसके बाद यहाँ पे 20वां पद निकाल दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 14। 18 नंबर क्वेश्चन है अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। इसका होगा 12वां पद। कौन सा पद 27 है, तो 12वां पद होगा। ठीक है, एन का वैल्यू पूछा है इसमें, ए एन बराबर यहाँ दे दिया, ए एन का मान दे दिया 27, एन का मान पूछा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12वां पद। 19 नंबर क्वेश्चन है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 का समांतर श्रेणी में हो तो पदांतर का मान क्या होगा। पदांतर यानी वही डी हो गया, डिफरेंस 4 हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में, ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी आप इसमें निकाल करके चेक कर लीजिएगा कि किसका दोनों का सर्वांतर, यानी कि दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या बराबर तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या अगर बराबर हो रहा है तो वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए ये 20 क्वेश्चन हो गया इसका समांतर श्रेणी का। अब छठा चैप्टर है हमारा त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय दिया गया है, जो कि थेल्स प्रमेय है, थेल्स का विलोम है, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो थेल्स प्रमेय मुझे कहता है कि a बटा डी, यानी ये त्रिभुज है, इसका बटा इतना बराबर इसका बटा इतना, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यह है थेल्स थ्योरम। और थेल्स का प्रयोग थेल्स थ्योरम का विलोम क्या कहता है, विलोम ये कहता है कि अगर ये बराबर होगा तो ये दोनों जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। और थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर ये पैरेलल है तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, पाइथागोरस में होता है एक वही कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और एक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का योग। ठीक है, और एंगल बी इज द 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है छठे चैप्टर को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है कि ए पी का मान दे दिया, पी बी का मान दे दिया, ए बी का मान दे दिया, बी सी का मान दे दिया, ए डी का मान दे दिया, डी सी का मान दे दिया। तो उस पर वैल्यू पुट करके
इसका जो क्वेश्चन होगा उसका करेक्ट आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा एबी और एसी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल बीसी। यदि ए पी बराबर 3, पी बी बराबर 2, तो ए क्यू बराबर 6 और क्यू सी बराबर x, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा दोनों का अंडर रूट कर दो, यानी 9 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू जेड और पी आर स्क्वायर बराबर आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा? पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा? एंगल आर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बराबर 36 सेंटीमीटर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ बराबर 49 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, यानी कि 36 का स्क्वायर हो गया 6, 49 का स्क्वायर हो गया 7, यानी कि 6:7, 6:7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? वो होगा 5:8, यानी इसका भी स्क्वायर कर दिया है, यानी कि 5:8। ठीक है। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो कौन सी बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर होगा, तो कौन सी बराबर होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण एसीबी की माप क्या होगी? वो होगी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 55 डिग्री। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी तथा ए डी बटा डी बी बराबर 1/2 और ए सी बराबर 27 सेंटीमीटर हो, तो इसी बराबर क्या होगा? इसी बराबर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कैसे होगा? ये ऑलरेडी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम पैरेलल एफ जी, तो एल ई बराबर 2.4 सेंटीमीटर होगा। एल ई बराबर क्या होगा? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, तो चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, एल पैरेलल एम हो तो ए का मान क्या होगा? ए का मान होगा 20 डिग्री। कैसे होगा? ये ऑलरेडी इसमें सारा सॉल्यूशन बताया गया है, क्योंकि सॉल्यूशन बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, तो मैं जल्दी से जल्दी इसको रैपअप करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है, तो त्रिभुज के कोण क्या क्या होंगे? त्रिभुज के कोण होंगे 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। क्योंकि 1 डिग्री, क्योंकि दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है, तीसरे कोण के बराबर है, इट मीन्स कि ये पाइथागोरस थ्योरम होगा, उसमें एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि बताया गया है इसमें कि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है। इसका ऑप्शन नंबर ए बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी तथा बी सी इज इक्वल टू 8, तब डी ई का मान क्या होगा? डी ई का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सीधा इसका स्क्वायर कर दूं, सीधा, तो 16/81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि L पैरेलल M हो तो D का मान हो जाएगा क्या? तो यदि L पैरेलल M हो तो D का मान हो जाएगा, अच्छा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं गया है। ठीक है,
इसको छोड़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज सभी क्या होगा? एक जैसा होगा, क्योंकि समबाहु मतलब सारी भुजा बराबर, तो सभी समरूप होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये किसने कहा था? ये इसने कहा था थेल्स प्रमेय ने, थेल्स ने कहा था। ठीक है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये थेल्स ने कहा था। थेल्स प्रमेय में यही कहा जाता है कि अगर किसी दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो हमेशा समान रहेगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज में एबीसी की एक भुजा 12 है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी 6 रूट 3। ये 2020-2024 दोनों बार में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है यदि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? उनके परिमापों का अनुपात भी 3:4 ही होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि कोण D बराबर कोण Q। ठीक है, कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? अगर कोण D बराबर कोण Q है, कोण R बराबर कोण E है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोण F बराबर कोण P। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज दिया गया कोण D बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण E, R बराबर E, तो बचा क्या? बचा वही कोण P बराबर कोण F। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? वो है समकोण त्रिभुज से। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से। ठीक है, और सातवां जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का पहला क्वेश्चन है हमारा बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में आएगा? यानी एक प्लस में एक माइनस में किस चतुर्थांश में आएगा? वो चतुर्थ में आएगा, क्योंकि पहला में दोनों प्लस है और तीसरा में दोनों माइनस है। दूसरा में होगा माइनस और प्लस और चौथा में होगा प्लस माइनस। तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है? वो होता है चौथे चतुर्थांश में। ठीक है। दूसरा जो है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 के कोटि का मान क्या होगा? तो 6-4 में कोटि का, यानी कि जो पहला होता है वो भुज होता है, दूसरा होता है कोटि। तो कार्तीय तल में स्थित किसी भी बिंदु का कोटि का मान 4 होगा, क्योंकि बिंदु दिया है अगर 6-4 दिया गया है तो इसका जो कोटि का मान होगा वो होगा 4। ठीक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिंदु 2-3 एवं -2-3 के बीच की दूरी क्या होगी? इसके बीच की दूरी होगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पे देख सकते हैं कि √16 = 4 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है बिंदु 2-3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? तो मूल बिंदु से बीच की दूरी होगी 4 + 9, यानी 2 का स्क्वायर प्लस यानी कि भुज का a² + b² होता है √a² + b²। तो 4 + 9 यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 = √13। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √13। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है बिंदु ए 8-10 तथा बिंदु बी 4-6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु होता है a + b/2, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद उसका आधा कर देना है। तो a1 + a2/2, और दूसरा होगा जो भुज होगा, भुज का भुज के साथ जोड़ो और उसके बाद उसका आधा कर दो। कोटि का कोटि के साथ जोड़ो और उसका आधा कर दो, यानी 8 और 4 12/2 यानी 6, और 10 और 6 16/2 यानी 8। 6 और 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। छठा क्वेश्चन है बिंदु ए 4-5 तथा बिंदु बी 6-5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? सेम क्वेश्चन, 5-5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन है बिंदु -5-7 और -1-3 के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाता है स्क्वायर करके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4√2। ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है बिंदु 2-3 एवं 4-1 के बीच की दूरी क्या होगी? सेम क्वेश्चन,
ऑप्शन नंबर ए 2√2 इकाई इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये 2011-2013 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? यानी माइनस और प्लस ये द्वितीय में होगा, प्लस और माइनस होता है चौथा में, प्लस और प्लस होता है प्रथम में, माइनस और माइनस होता है तृतीय में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई ना कोई ये क्वेश्चन जरूर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय चतुर्थांश में। 11 नंबर क्वेश्चन है, -4 3 किस स्थिति पाद में? माइनस प्लस ये भी द्वितीय पाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज नहीं कोटि होगा। ठीक है, वो कोटि कहलाएगी, उस बिंदु का कोटि कहलाएगी। 13 नंबर है, बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये पहला चतुर्थांश पे प्लस प्लस दोनों है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -3 -5 यानी कि ये तीसरा चतुर्थांश में है, दोनों का दोनों माइनस है, तो ये तीसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बाई अक्ष से 5 इकाई दाई और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी स्थित है, तो पी का निर्देशांक क्या होगा? 5 इकाई दाई है तो यानी कि 5 होगा। उसके बाद जीरो बाई का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 0 दिया गया है, तो ये सीधा सीधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए 2 3 तथा बी 2 2 के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 इकाई। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए 0 6 बी दिया है -5 3 सी दिया है 3, तो उसके एक त्रिभुज शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज क्या कहलाएगा? ये त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए बी सी दिया गया है, डी दिया गया है और पूछा गया है कि ये कैसा क्या है ये? तो ये है एक वर्ग जो कि लाइक एक्स का मान 0 दे करके -2 दिया है, फिर उसके बाद बी और सी का मान, बी में 3 और 1 मान दिया, एक्स और वाई का मान दोनों दिया है, फिर सी है, सी का मान 0 और 4 है, डी का मान 3 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग के। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए -1 0 और बी 5 0 से समान दूरी पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष पे जो बिंदु कहलाएगा वो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया है आप देख सकते हैं, -1 0 है, ये पहला है, पी का एक्स जो बी का मान दिया है वो 5 0 है, और जो बीच की दूरी बताई गई है यहाँ पे सीधा सीधी है कि x1 x2/2 x2/2 और x1/1। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं ए 3 4 और बी -3 8 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के नियामक है, वो है 0 6 इज द करेक्ट आंसर। ये डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 8वां नंबर जो चैप्टर हमारा है वो त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, tan π/2 का मान क्या होगा? tan π/2 का मान होगा इन्फिनिटी। पाई का मान कितना होता है? 180, 180/2 होता है 90, तो tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी। 1/√3 किसके बराबर होगा? तो tan 30 का मान वैल्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा, ऑप्शन नंबर सी tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1।
चौथा क्वेश्चन है कि साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा। तो पाई बाई 4 मतलब हो गया 180/4, 180/4 का मतलब हो गया कि सीधा सीधी मतलब 4 से भागा दे दो तो 45 हो गया। तो साइन 45 माइनस कॉस 45 इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों का 1/√2 मान होगा। ठीक है, तो दोनों का 1/√2 मान होगा तो दोनों को माइनस करने के बाद इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस ए के क्या बराबर होगा। कॉस ए बराबर क्या होगा, वो होगा a प्लस बी बराबर 90, तो कॉस ए बराबर होगा साइन बी। कॉस ए बराबर होगा साइन बी। क्यों, क्योंकि a बराबर होगा लाइक 90 माइनस बी। तो 90 माइनस बी का मतलब होता है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि a का जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो पुट करेंगे जैसे यहाँ a प्लस बी बराबर 90 है। यदि a प्लस बी बराबर 90 है तो a बराबर होगा 90 माइनस बी। तो कॉस, अब यहाँ पे a का मान रख देंगे हम, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो थीटा का मान यहाँ पे b है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन b इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन है यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस ए बराबर क्या होगा। तो कॉस ए बराबर ए का मान 30 रख देंगे, तो कॉस 30 का मान √3/2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, सातवां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, यानी सातवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, 2012 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में, 2020 में, 2022 में, कितना बार पूछा गया ये क्वेश्चन। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब एक फॉर्मूला अगर आप याद करोगे उससे 2-3 फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान है। तो tan π/6 का, यानी कि tan 30 डिग्री का मान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 2013 और 14 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कॉसिक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। वो होगा टेन स्क्वायर ए के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे होगा, ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है मैंने, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो रूट और लाइक थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा का मान होगा 4/5। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा। वो होगा 9 के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9 दोनों में से कॉमन ले लिया तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है 2 साइन 38 बाई कॉस 58 का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 इसका सही मान हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी -3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। √3 ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है साइन 18 बटा कॉस 72 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यानी कि वैल्यू एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 18 दिया गया है, तो साइन 90 माइनस ये 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, यानी 72 हो गया थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा का मान 72 है, तो कॉस 72 ऊपर आ गया, तो कॉस 72 ये कट गया, एक आ गया आंसर। ठीक है,
20 नंबर क्वेश्चन है tan a किसके बराबर होगा, tan a बराबर होगा cot 90 माइनस a के बराबर। ठीक है, डन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो सांख्यिकी का। यहाँ पे 14 लिखा गया है, यहाँ पे ये कितना 8वां 9वां नंबर चैप्टर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे क्या दिक्कत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन है कि माध्यमातिका बहुलक आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 3 4 7 2 7 6 7 9 इसका जो बहुलक क्या होगा, बहुलक वही होगा जो ज़्यादा बार आया होगा। यानी 7 इसमें देख सकते हैं कि 3 बार आया हुआ है, तो इसमें 7 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3 5 2 5 7 5 8 5, इसमें ही बहुलक पूछा है तो ज़्यादा बार 5 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता मान। मैंने जैसे कि अभी बताया कि जो सबसे अधिक बार आया होगा वो उस बारंबारता का बहुलक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 1303 13 का बहुलक क्या होगा, इसमें भी 3 ज़्यादा बार आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, इसमें माध्यिका पूछा गया है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग को पहले क्या करना होता है कि उसको एक असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है। तो पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो दोनों के बीच में, दोनों तरफ से बराबर बराबर के बीच में जो आएगा वही इस संख्या का, इस बारंबारता का माध्यिका कहलाएगा। यानी 1 2 3, 3 इधर से है, 3 इधर से है, उसके बीच में क्या है ये 7वां, यानी कि 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा ऑप्शन नंबर बी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकाला है 10/5 इक्वल टू 2। सातवां नंबर क्वेश्चन है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है तोरण। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तोरण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौवां नंबर क्वेश्चन है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। 13 और 19 32, 32/2 16। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है यदि 3 4 5 17 का तथा x का मान 6 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे x का जो सभी को जोड़ करके मतलब होता है ना संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या बराबर 6। ठीक है, तो इसका मान रखने के बाद x का जो वैल्यू आएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1 4 x 5, इसमें भी सेम चीज पूछा गया, x का वैल्यू पूछा गया है, इसमें भी x का वैल्यू आ रहा है सभी कैलकुलेशन के बाद, ऑप्शन नंबर सी 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या किया कि सारे को जोड़ करके और जितना संख्या उससे भागा दे दिया, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भागा दे दिया, सभी को जोड़ दिया, जो संख्या जुड़ रहा है उसको जोड़ दिया, जो नहीं जुड़ रहा है उसको प्लस में लिख दिया। जोड़ने के बाद ये 7 गुना 5 हो गया, तो 7 5 35, और ये जोड़ने के बाद 22 हो गया, तो x बराबर 35 माइनस 22 इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है कि 2025 में इस बार दे दे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बहुलक पूछा गया जो जितनी भी ज़्यादा बार आया है, इसमें 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 3 बार आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 13 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था, पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा हुआ। तो पी प्लस क्यू प्लस आर बटा 3, सीधा सीधी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन है चर मान 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक क्या होगा। इसमें 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, जो कि 4 बार आया है। तो बी जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है चर मान इसका माध्यिका कौन होगा। माध्यिका के लिए बताया था आप लोगों को कि दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्या रहेगा और बीच में जो आएगा वो होगा माध्यिका। ठीक है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेने के बाद जो बीचों बीच में आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सा है। तो 7 के जो चर मान है उसका संचयी बारंबारता होगा 10। कैसे होगा वो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि एक बार मैंने चार्ट बना करके बताया। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सेम चीज बोला गया है कि इसका परिसर क्या होगा। इसका परिसर जो होगा सबसे बड़ा में से सबसे छोटा माइनस कर दिया जाता है, यानी सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। परिसर निकालने के लिए दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर होगा वो उसका परिसर होगा। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग यहाँ पे 40 से 50 है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या किसका है 45 का। इन सभी में से सबसे बड़ा क्या है 45। तो 45 के ऊपर जो वर्ग अंतराल होता है वही इसका बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 40 से 50 इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या है। मूल संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, यानी एक जो नॉर्मल फॉर्मूला जो हमारा होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्यक। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मतलब नॉर्मल सा है कि कोई सिक्का उछालते हैं तो हेड आने का क्या चांस है, पासा फेंकते हैं तो एक आने का क्या चांस है। तो इस तरह का प्रायिकता मतलब एक तरह से बोला जाता है कि अंदाजा लगाना कि अगर 2 बार हम फेंके तो हेड कितनी बार आएगा। तो इस तरीके से चलिए तो बिना देरी के चलते हैं तो पहले क्वेश्चन पे। इसका पहला क्वेश्चन है यदि ई कोई घटना हो तो पी प्लस टी डैश का मान क्या होगा। इसका मान होगा ऑप्शन नंबर बी 1 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। माइनस वाले का प्रायिकता नहीं होता कभी भी, क्योंकि जो भी ऋणात्मक संख्या होती है उसकी प्रायिकता नहीं होती। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा -7। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। वो 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो ये 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में, 21 में, 22 में। मुझे लगता है 5-6 साल तो ये क्वेश्चन पूछ दिया। हो सकता है कि इस बार भी रिपीट कर दे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सब क्वेश्चन। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। वो है माइनस में। अभी मैंने बताया कि जो माइनस में रहेगा संख्या उसका कभी भी प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि ऋणात्मक संख्या का। 6ठा नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें भी सेम चीज है -15 का। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर 3 आने की क्या प्रायिकता है। तो 3 तो जब भी आएगा कोई एक ही बार आएगा, और टोटल कितना संख्या है तो 6 संख्या है। तो 6 में से 3 जब भी आएगा वो सिर्फ एक बार आएगा। तो जितनी बार आने का चांस है वो ऊपर लिखो और टोटल कितना संख्या वो लिखो। 6 संख्या 6 लिखो, एक बार आने का चांस है 1 लिखो, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो अभाज्य संख्या हमारा कौन है 1 3 5, यानी 3 संख्या हमारा अभाज्य है। तो 3 ऊपर लिखेंगे, यानी जितना आने का प्रायिकता है टोटल हमारा 6 है, तो 3/6 यानी कि बराबर हो गया हमारा 1/2। काटने के बाद 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये 2019 में भी पूछा गया है दोनों पाली में। देख रहे हैं सेट ए में भी पूछा, सेट सी में भी पूछा,
और 2022 में भी पूछ दिया फिर 2019 में दोनों पाले, एक पाले में पूछा 19 के टी सेट में और एक पाले में पूछा 19 के ए के मतलब ए वाला सेट में। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासा को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पर समान संख्या कितना आएगा, जो आएगा उसको पहले लिख लेते हैं। एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः, यानी कितना बार आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः बार, 6 लिख लिया। टोटल कितना बार आ सकता है, तो 6 36 बार। ऐसे ऐसे 36 जोड़ा बनेगा, टोटल 36 है और आएगा कितनी बार, क्योंकि समान संख्या बोल रहा है तो समान संख्या आएगा मात्र 6 बार, तो 6/36 यानी 1/6। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, एक बार उछालेगा तो एक ही बार आएगा ना, एक बार एक आया और आ क्या सकता है, एक चिता आ सकता है या पट आ सकता है, तो दो चीज आ सकता है, तो दो नीचे लिखाएगा, जो आएगा वो ऊपर लिखाएगा एक। ऑप्शन नंबर सी 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है दो सिक्के उछालने में दो पट आने की क्या प्रायिकता है, तो दो पट आने की प्रायिकता 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि दो पट आने की प्रायिकता है कि दो बार आएगा तो ठीक है, नीचे 4 हो गया तो 2/4, तो 2/4 तो कभी होगा नहीं, क्योंकि दोनों पे जब भी आएगा तो एक ही बार पट आएगा ना, या हो सकता है कि दोनों बार पट आ जाए, तो 1/4 होगा इसका करेक्ट आंसर। टोटल 4 आ सकता है, 4 क्यों, क्योंकि दो पट, दो सिक्का है, तो दो सिक्का को दो बार पट आ सकता है, दो बार चित आ सकता है, या एक बार पट एक बार चित, एक बार चित एक बार पट, यानी टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 4 नीचे लिखाएगा और कितना बार आ सकता है, उछालने में दो पट आने की, तो दो पट आने की सिर्फ एक ही चांस है, तो एक होगा। ठीक है, एक ऊपर 4 नीचे, यानी ऑप्शन नंबर डी 1/4 इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई। ठीक है, गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें ताश के पत्तों में टोटल 4 इक्का होता है, तो 4 इक्का यानी एक इक्का आने का क्या प्रायिकता है, तो टोटल 4 इक्का है तो 4 ऊपर लिखा है, 52 पत्ता है तो 4/52 यानी 1/13। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंकी कर उसमें एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें एक तस्वीर वाला प्राप्त होने का फेस कार्ड, जो फेस कार्ड होता है वो प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, तो फेस कार्ड टोटल होता है 12, तो जो 12 फेस कार्ड हो गया उसको टोटल 52 से भागा दे दो, टोटल आ गया 3/13, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। ठीक है, तो एक पुरस्कार पाने की क्या प्रायिकता है, तो पुरस्कार जब भी पाएगा तो 8 में से पाएगा ना, टोटल है 24, तो पुरस्कार आएगा तो 8/24 यानी 1/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 2 3 डैश कर करके मतलब ऐसे कर करके 20 तक लिखा गया है, उसमें से कोई भी एक टिकट निकाल लिया जाता है, तो टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की क्या प्रायिकता है, तो 2 से लेके 20 तक 5 का गुणज कितना आया है, 5 10 15 20 यानी 4 गुणज आया, तो 4 और टोटल संख्या कितना है 20, तो 4/20 यानी 1/5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है एक थैले से 8 लाल 2 काली एवं 5 सफेद गेंद एक थैला में। ठीक है, तो एक गेंद कोई भी ऐसे ही अंदाजे से निकाला गया, तो उसमें बोला जाता है कि गेंद के काला न होने की क्या प्रायिकता है, तो काला कितना है 2, तो 2 को हटा दो, टोटल बचा कितना 8 5 13, अगर निकालेंगे तो कोई भी आ सकता है, या तो सफेद या लाल, तो 8 5 13, 13 ऊपर हो गया तो टोटल गेंद कितना है 15, तो 13/15। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है एक थैले में 3 उजले 4 लाल एवं 5 काले गेंद है, इसमें पूछा गया है कि निकाले गए गेंद के न काला और न उजला, यानी कि काला और उजला, काला और उजला, काला है 5 उजला है 3, तो 5 3 8 नहीं आने का, तो आएगा क्या 4 आएगा, यानी लाल आएगा, तो 4 ऊपर लिखाएगा, टोटल है कितना 5 4 9 3 12, तो 4/12 यानी कि 1/3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है इस पासे जिस पर ABCDEF लिखा हुआ है उसको एक बार फेंका जाता है, तो ए आने की क्या प्रायिकता है, ए तो जब भी आएगा एक ही बार आएगा,
टोटल कितना है 6, तो 1/6 हो जाएगा। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता है, तो पट तो एक ही बार आएगा, टोटल 2 तो 1/2, ऑप्शन नंबर ए। 20वां क्वेश्चन है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो टोटल जिससे 2 हेड आएगा तो एक बार ये टोटल 4 बार हेड आ सकता है, तो 4 ऊपर और उसके बाद 2 हेड पूछ रहा है, तो 2 बार हेड आएगा तो यानी 4 ऊपर, टोटल 8 बार है तो 4 दूना 8, तो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था टोटल पूरे चैप्टर का, मैथमेटिक्स का सारे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो ये ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे का वीडियो है, तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि अगर मैथमेटिक्स का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो आप 100% उसको सॉल्व करके आओगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स आप गेन करो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बहुत बहुत बधाई हो एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पास करो और अच्छे नंबर से पास करो एंड आपका फ्यूचर ब्राइट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके।